ये कहानी एक ऐसे स्कूल टीचर की है जिसने अपनी पत्नी के बदले की आग में सारी रूसी सेना के नाक में दम कर दिया और बन गया यूक्रेन का सबसे खतरनाक स्नाइपर। कहानी की शुरुआत में हम यूक्रेन की एक शांत जगह को देखते हैं जहां मिकोला अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्तिया के साथ रहता था। नास्तिया एक आर्किटेक्ट है जिसे ड्राइंग और वुड कार्विंग करना बहुत पसंद है। वो मिकोला के लिए सुरक्षा ताबीज के रूप में एक लकड़ी की परी भी बनाती है। मिकोला एक मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट है जो वहाँ पर एक लोकल स्कूल में पढ़ाता है। वो रोज स्कूल अपनी साइकिल पर जाता है। उसके घर के बाहर सफेद रेवन के पंजे का निशान है जो कि शांति का प्रतीक है। घर में बिजली की कमी के कारण इन लोगों को तब तक कोई खबर नहीं मिलती थी जब तक मिकोला अपने काम पर नहीं जाता। मिकोला भी स्कूल में ब्रेक के दौरान कुछ टाइम के लिए टीवी देखता है और तभी उसे पता चलता है कि रशियन सेना ने काफी सारे यूक्रेनी प्रोटेस्टर्स को मार दिया है और अब रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। क्लास के दौरान मिकोला को इवान नाम का एक स्टूडेंट परेशान करता है। इवान सोचता है कि उसका टीचर एक अजीब और अजनबी इंसान है और वो चाहता है कि निकोला वहां से चला जाए, लेकिन मिकोला इवान की इन हरकतों से कभी परेशान नहीं होता क्योंकि वो शांतिवाद में विश्वास रखता है। उसका काम ऐसे भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना है, ना कि उनसे लड़ाई करना। फिर एक दिन काम पर जाते समय मिकोला कुछ सैनिकों को सड़क के किनारे खड़े हुए देखता है, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल को खाली देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी टीवी पर चल रही न्यूज से उसे पता चलता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। थोड़ी देर पहले देखे गए सैनिकों को याद करते हुए मिकोला अपनी पत्नी की चिंता करने लगता है और वापस अपने घर जाने का फैसला करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रूसी सैनिक वहां पर नास्तिया को पीट रहे थे। और जब मिकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रूसी सैनिक उसे भी बंदी बना लेते हैं। अब रूसी सैनिक ये कंफर्म करने के बाद कि ये दोनों जासूस नहीं है, वो उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब नास्तिया से गुस्सा होकर उन पर पत्थर फेंकती है तभी सैनिक जाने से पहले उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर मिकोला पूरी तरह से टूट जाता है कि अब उसका सब कुछ तबाह हो चुका है। वो अपने घर को जलते हुए देखता है और अपनी मरी हुई पत्नी से लिपट जाता है। तभी कुछ घंटों बाद यूक्रेनी सेना के 2 सैनिकों की नजर मिकोला पर पड़ती है, इसलिए वो उसे नास्तिया की कब्र खोदने में उसकी मदद करते हैं। अब मिकोला कसम खा लेता है कि वो किसी भी रूसी सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ेगा और हर हाल में अपनी पत्नी का बदला लेकर ही रहेगा। फिर यूक्रेनी सैनिक उसे अपने साथ अपने बेस पर ले जाते हैं। हालांकि जाने से पहले मिकोला अपनी पत्नी की आखिरी निशानी के रूप में उस लकड़ी की परी को अपने साथ लेकर जाता है। फिर आर्मी के बेस पर पहुंचने के बाद वहां का हायर ऑफिसर अचानक किसी अजनबी के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो एक जासूस भी हो सकता था। लेकिन तभी मिकोला उन्हें कहता है कि मुझे भी सेना में भर्ती होना है और मैं रूसियों को हमारे देश से बाहर निकालना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सोचने के बाद हायर ऑफिसर मान जाता है और फिर मिकोला को एक भारी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है जहां उसके शरीर को मजबूत करने के लिए उससे कमर तोड़ ट्रेनिंग कराई जाती है और उसे हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। अब ये दोनों ही ऐसी चीजें थी जो उसने शांति के रूप में आज से पहले कभी नहीं की थी। वेपन्स को डिसअसेंबल और असेंबल करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, जिसके कारण हायर ऑफिसर उसका मजाक उड़ाता है, खासकर तब जब वो कहता है कि आज से मेरा कोड नेम रेवन है। मिकोला हार नहीं मानता और देर रात तक अपनी वेपन प्रैक्टिस जारी रखता है। साथ ही वो उस लकड़ी की परी को भी अपने पास रखता है ताकि उसे अपना लक्ष्य अच्छे से याद रहे। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग कर रहे लोगों को पता चलता है कि मोर्चे पर पर्याप्त स्नाइपर्स नहीं है और सेना इस काम के लिए वॉलंटियर्स की तलाश कर रही है। अब इस काम में बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन वहीं मिकोला तुरंत वॉलंटियर बन जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब मिकोला भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो खुद को साबित करने के लिए एक चैलेंज लेता है। वो 20 सेकंड के अंदर अंदर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक AK-47 को अलग करके फिर से जोड़ लेता है, जिससे अब वो हंसने वाले लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और सब उसे रेवन कहने लगते हैं। जिसके बाद मिकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग का थ्योरी पार्ट मिकोला को आसानी से समझ आ जाता है क्योंकि वो पहले से ही मैथ्स और फिजिक्स में एक्सपर्ट था। मिकोला टीचर से भी तेज कैलकुलेशन करता है, जिसे देखकर टीचर उससे इम्प्रेस होता है। फिर जब इंस्ट्रक्टर उसके पास जमीन पर गोली मारता है तो वो बिल्कुल शांत रहता है और जरा सा भी इधर उधर नहीं हिलता। यहाँ वो अपना फर्स्ट टेस्ट तो पास कर लेता है, लेकिन जब एक्चुअल शूटिंग की बात आती है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने उसे बाकी लोगों से अलग राइफल दी थी और इस तरह की राइफल जंग में बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती थी। जब भी मिकोला अपनी राइफल को बदलने की बात करता था तो उसे ये कहकर टाल दिया जाता था कि कमी राइफल में नहीं बल्कि तुझ में है। अब लास्ट स्नाइपर टेस्ट रात के समय में होता है। जब इंस्ट्रक्टर हवा में फायर करेगा तो उसकी रोशनी से सबको अपना टारगेट देखना है और जल्द से जल्द अपने टारगेट पर शूट करना है। हालांकि मिकोला ने अभी तक शूट नहीं करा था क्योंकि वो टारगेट की दूरी कैलकुलेट करने के लिए लाइट का यूज कर रहा था। फिर जब एग्जाम खत्म हो जाता है तब मिकोला घने अंधेरे में शूट करता है और गोली बिल्कुल टारगेट के बीचों बीच हिट करती है। अब उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इससे मिकोला हाई स्कोर के साथ ग्रेजुएट हो जाता है और फिर उसे फर्स्ट क्लास यूनिट को सौंप दिया जाता है।
अब अपने पहले मिशन में मिकोला और उसके साथियों को एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट को फ्री करना होगा जो इस वक्त रूसियों के कब्जे में था। टीम सफलतापूर्वक बिना किसी को पता लगाए उस इलाके में घुस जाती है और हर एक स्नाइपर को एक टारगेट सौंप दिया जाता है। लेकिन जब वो शूट करने ही वाले थे तभी अचानक उन्हें सारी प्लानिंग रोकनी पड़ती है, क्योंकि तभी एक सिविलियन कार तेजी से चेक पॉइंट की ओर बढ़ रही होती है। तभी रूसी सैनिक 2 सिविलियंस को कार से बाहर निकालते हैं और उनसे उनका पासपोर्ट लेने के बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब सिविलियंस अपना पासपोर्ट वापस मांगते हैं तो रूसी सैनिक उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। मिकोला और उसकी टीम दूर से ये सब देख रहे होते हैं और वो तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। अब हर रूसी सैनिक को तेज और बिल्कुल सटीक निशाने के साथ मार दिया जाता है, जिसमें वो सैनिक भी शामिल था जो महिला सिविलियन को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बार मिशन खत्म होने के बाद टीम चेक पॉइंट पर अपना नियंत्रण वापस पा लेती है और वहां पर एक यूक्रेनियन झंडा लहराया जाता है। फिर जब वो लोग वापस अपने बेस पर लौटते हैं तो मिकोला सुनता है कि उसके नए साथी एक नए मिशन पर निकल चुके हैं, इसलिए वो इस पल का इस्तेमाल उस स्कूल में जाने के लिए करता है जहां पर वो पहले पढ़ाया करता था। जिसके बाद वहां पर धूल भरी क्लासेस और सुनसान नजारे देखकर वो खुद को गहराई से महसूस करने लगता है। फिर अगले दिन जब दूसरी टीम वापस आती है तो मिकोला को सबसे ज्यादा दुखद खबर सुनने को मिलती है कि उसका एक दोस्त दुश्मन स्नाइपर्स के हाथों मारा गया। ये सुनकर मिकोला बुरी तरह से टूट जाता है और अब वो उसे भी उन कारणों की लिस्ट में जोड़ लेता है जिसके लिए मिकोला रूसियों से बदला लेना चाहता था। फिर अगले मिशन के लिए मिकोला की टीम दुश्मन को उनकी औकात दिखाने के लिए जंगल में उनका इंतजार करती है, लेकिन घास में छुपने से पहले वो पेड़ों के नीचे कई सारे बॉम्ब्स छुपा देते हैं। फिर जब उन्हें रूसी सैनिक जंगल में दिखाई देते हैं तो मिकोला उन्हें गोली मारने से हिचकिचाने लगता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा देख लेता है जिस पर उसे विश्वास नहीं होता। वो देखता है कि इवान रूसी सेना में शामिल हो चुका था और वो अपने साथियों के साथ इसी तरफ आ रहा था। फिर जब कैप्टन मिकोला को गोली मारने का आदेश देते हैं तो वो इस ख्याल से बाहर निकलता है और डेटोनेटर पर गोली मार देता है, जिससे इवान के साथ साथ हर एक रूसी सैनिक की मौत हो जाती है। फिर जब कैप्टन उसे पूछते हैं कि क्या बात थी तो मिकोला बताता है कि इनमें एक लड़का इवान था जिसे मैं स्कूल में पहले पढ़ाया करता था। इस पर कैप्टन उसे कहते हैं कि ये तो इवान की इच्छा थी कि उसे वॉर में किस तरफ रहना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाद में एक ब्रेक के दौरान मिकोला और कैप्टन अपने घर वालों की यादों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। कैप्टन हमेशा अपने साथ अपने परिवार की एक फोटो रखते हैं। वो मिकोला को बताते हैं कि उनका उनकी पत्नी के साथ एक समझौता है कि वो अपनी बेटी को अपनी नौकरी के बारे में कभी नहीं बताएंगे, और उनकी बेटी को लगता है कि पापा तो बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। बदले में मिकोला भी उन्हें अपनी लकड़ी की परी दिखाता है और कहता है कि अब यही उसका परिवार है। कुछ दिनों बाद रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाती है। उधर दूसरी तरफ यूक्रेनी स्नाइपर्स यूक्रेनी सेना का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं लकड़ी की परी को अपने सामने रखकर मिकोला अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक वो वहां खड़े रूसी सैनिकों के बीच उस आदमी को देखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। अब बदले के लिए बेताब मिकोला कैप्टन से गोली मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे थोड़ा रुकने को कहते हैं क्योंकि दुश्मन अभी सही पोजीशन में नहीं है। लेकिन आखिरकार मिकोला अपना आपा खो देता है और उस सैनिक को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस गलती की वजह से वो एक छिपे हुए स्नाइपर को अपनी लोकेशन बता देता है, जो तुरंत उसके कैप्टन को मार देता है। फिर रूसी सैनिक उन पर बम फेंकते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन मिकोला हर गोली और बम को चकमा देकर कैप्टन के शरीर को घसीटने लगता है। फिर कुछ घंटों बाद जब मिकोला अपने बेस पर वापस आता है तो एक हायर ऑफिसर उससे वादा करता है कि वो कैप्टन को मारने वाले स्नाइपर का पता जरूर लगा कर रहेगा, और जब एक बार हम उसे ढूंढ लेंगे तो उसका खात्मा करने के लिए हम तुम्हें ही भेजेंगे। इसी बीच मिकोला अपने सारे मिशंस पर अकेले जाने का फैसला करता है। अब उसकी स्नाइपर स्किल्स दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी और वो कई रशियन स्नाइपर्स को मिनटों में ढेर कर देता था। कई बार वो कुछ ऐसी गलतियां भी कर देता था जिससे उसके हाथ पर गोली लग जाती है। मिकोला अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए एक सीक्रेट जगह पर जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक इंपॉर्टेंट कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि सेना ने कैप्टन को मारने वाले स्नाइपर की लोकेशन ढूंढ ली है। फिर मिशन स्टार्ट होने से पहले जवानों को अब तक जुटाई सारी जानकारी बताई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि स्नाइपर की गोलियां लंबी चौड़ी हैं और वो पहले ही 5 यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीनरी गनर्स को मार चुका है और उसका नाम सैरी है। यूक्रेनी सेना को नीचा दिखाने के लिए वो अपने सारे शिकारों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है, और उसने ही कैप्टन की वीडियो को भी पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी खुद ली है। यहाँ तक कि हम वहाँ पर माइंस भी नहीं बिछा सकते, क्योंकि जहाँ पर मैरी छुपा हुआ है वहाँ पर एक केमिकल प्लांट मौजूद है। फिर जब मिशन शुरू होता है तो सारे यूक्रेनी स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और मिकोला का बिल्डिंग के पास जाने तक का इंतजार करते हैं। अब जो उन्हें पहला रूसी सैनिक मिलता है वो वही होता है जिसने उसके घर पर आग लगाई थी, और वो मिकोला को कहता है कि तुझे उस दिन जिंदा छोड़कर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। ये सुनते ही मिकोला उसे शूट कर देता है। इसके बाद मिकोला अपने साथियों को हमला करने का सिग्नल देता है, जिससे सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स एक ही समय में शूट करके आगे का रास्ता साफ कर देते हैं। अब सैरी सहित सिर्फ 2 रूसी स्नाइपर्स ही बचे थे और उन्हें तब तक कोई शक नहीं होता जब तक उन्हें रेडियो पर अपने साथियों की आवाज नहीं आती।
फिर जब सैरी अपने साथियों को देखने बाहर जाता है तो वो समझ जाता है कि यूक्रेनी सैनिक वहां पर आ चुके हैं। उधर मिकोला इसी मौके का फायदा उठाकर धीरे धीरे अंदर घुस जाता है। फिर मैरी बैकअप के लिए अपने हेड ऑफिसर्स को कॉल करता है और वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर आता है। पर तभी वो वहां पर रखी हुई एक लकड़ी की परी को देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक मिकोला उसके ऊपर हमला करके सैरी को चाकू से मार देता है, जबकि दूसरा सैनिक एक ग्रेनेड का शिकार हो जाता है जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। अब सैरी ने जिस बैकअप की मांग की थी वो बैकअप टीम उस इलाके में पहुंच जाती है। फिर जैसे ही रूसी ट्रक यहाँ रुकता है, यूक्रेनी सैनिक उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड्स में सारे रूसी सैनिक मारे जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। अब जब मिकोला ने अपनी पत्नी, अपने दोस्त और अपने कैप्टन का बदला ले लिया था तो वो एक ब्रेक लेने का फैसला करता है और नास्तिया की कब्र पर जाने के लिए अपने घर वापस निकल जाता है। अब मिकोला को अपने घर की बहुत याद तो आ रही थी, लेकिन अभी उसको अपने देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी था, इसलिए वो जल्दी ही एक और मिशन पर निकल जाता है ताकि वो जितने हो सके उतने रूसी सैनिकों को मार सके। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।